Assalamu alaikum dear students. Welcome to Students Diary. I am Abdul Rahman, lecturer, Institute of Paramedical Science, Khyber Medical University. Dear students, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जेनेटिक कोड और उससे रिलेटेड जो म्यूटेशन है। हम इसमें जेनेटिक कोड कैसे एक्सप्रेस होता है और कैसे रीड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसमें अगर म्यूटेशन हो जाती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन से पहले वाला है। सो आप जब जेनेटिक कोड को समझ लेंगे, उसको रीड कैसे किया जाता है वो समझ लेंगे, तो उसके बाद आप हम ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे, आपको आसानी होगी उसको समझने में। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको नए इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मेडिकल से रिलेटेड होगी उसकी अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। तो स्टूडेंट्स, जेनेटिक कोड की जहाँ तक बात है तो दैट इज बेसिकली अ डिक्शनरी दैट आइडेंटिफाई द कॉरिस्पॉन्डेंस बिटवीन अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस एंड अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये एक डिक्शनरी का काम करते हैं ये जेनेटिक कोड, या जिसे आप कह दें कि mRNA जो आपके पास है ये एक डिक्शनरी का काम करता है। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो सर्टेन किसी चीज़ के लिए कोड कर रही होती है। जैसे कि अगर इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अगर आप रीड करते हैं या आप जिस तरह डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हैं तो उसको आप सर्टेन मीनिंग का पता चल जाता है, ठीक है। इसी तरह इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से आपको अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस का पता चल जाता है। सो ईच इंडिविजुअल वर्ड इन द कोड इज कंपोज्ड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस। इस डिक्शनरी में आपके पास हर वर्ड जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे मुश्तमिल होगा जिसको हम कोड कहेंगे, ठीक है। सो दीज जेनेटिक वर्ड्स आर कॉल्ड कोडॉन। तो ये जो वर्ड्स है जिसको हम जेनेटिक वर्ड्स कह रहे हैं, जो 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे मुश्तमिल है, उसको हम कोडॉन कहेंगे, ठीक है। अब कोडॉन क्या है? कोडॉन्स आर प्रेजेंटेड इन द मैसेंजर आरएनए लैंग्वेज ऑफ एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो ये जो कोडॉन्स है ये आपके पास mRNA में मौजूद होते हैं और इसके अल्फ़ाबेट्स बेसिकली क्या है? अल्फ़ाबेट्स इसके एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन और यूरेसिल है। तो इस लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो मिलकर आपके पास एक जेनेटिक कोड या mRNA बनाता है। The 4 nucleotide bases are used to produce the 3 base codons। ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन और यूरेसिल है, ये मिलके मुख्तलिफ कन्फिगरेशंस लेके सीक्वेंसेस इख्तियार करके आपके पास 3 बेस कोडॉन्स बनाते हैं। ढेर सारे 3 बेस कोडॉन्स बनाते हैं, यानी mRNA में जितने भी आपके पास ये नाइट्रोजनस बेसिस होंगे ये सारे मुख्तलिफ कम्बिनेशन के कोडॉन्स बनाएंगे, ठीक है। देयर आर therefore 64 different combination of bases। सो ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस 3-3 कोडॉन बना के तकरीबन 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 64, या आप यूं कह दें कि 64 डिफरेंट वर्ड्स बना लेते हैं, और वो 64 डिफरेंट वर्ड्स जो है हर एक कोड की एक अपनी मीनिंग होती है, जो अगर हम इस केस में देखें तो वो मीनिंग बेसिकली हर वर्ड एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट अ कोडॉन। एक कोडॉन को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसको कैसे आप पेप्टाइड में या प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे, अमाइनो एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो इसमें हमारे पास एक टेबल है जो आपके पास डिक्शनरी का काम कर रहा है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इस टेबल या अमाइनो एसिड्स की जो डिक्शनरी है अमाइनो एसिड कोडॉन की, ये आपको हेल्प करेगा ट्रांसलेशन में कि आप कैसे कोडॉन को रीड करेंगे। It can be used to translate any codon and thus to determine which amino acids are coded or are coded for by an mRNA sequence। ये आपको बताएगा कि mRNA sequence में कौन सा कोडॉन जो है वो किस अमाइनो एसिड के लिए
कोड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कोडान AUG, सो दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर हम रीड करें तो AUG जो है, G जो है यानी एडेनिन, यूरासिल एंड गावानिन, दैट कोड्स फॉर मिथायोनिन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस टेबल की तरफ जो जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास डिक्शनरी के तौर पर काम कर रहा है कोडान और अमीनो एसिड के रीडिंग में। तो इस डिक्शनरी को अगर आप समझ जाएं तो आपको कोडान रीडिंग में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 4 बेस पेयर्स हैं, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गावानिन। ये जब भी आप कोडान रीड करोगे तो पहला जो नाइट्रोजनस बेसिस होगा वो इनमें से कोई होगा। दूसरा जब रीड होगा तो ये इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस में से कोई होगा। और तीसरा जो आपके पास कोड होगा या अल्फाबेट होगा वो यहां से आएगा, ठीक है। और दरमियान में इसके अमाइनो एसिड्स लिखे गए हैं, तो जब इसको आप कंबाइन करोगे तो ये आपको अमाइनो एसिड्स बता देगा कि ये वाला कोड जो है वो इस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी कहा था यहाँ पे कि AUG जो है दैट इज कोडिंग फॉर मिथायोनिन, ठीक है। मिथायोनिन के लिए कोड कर रहा है AUG। तो अगर हम इसको रीड करें कि कहाँ पे है इस टेबल में, तो A हम कह रहे हैं कि पहला अल्फाबेट कोड का A, इसमें से हम लेंगे तो A है, तो फिर सेकेंड अल्फाबेट यहाँ से लिया जाएगा, तो AUG में सेकेंड U आ रहा है, फिर G हम देखेंगे यहाँ पे A के सामने जो G आ रहा है वो ये है, ठीक है। सो AUG में आपके पास क्या आ रहा है, मिथायोनिन आ रहा है, ठीक है। A U और G, तो ये जो ट्राइंगल अगर बने तो यहाँ पे आपके पास मिथायोनिन आ रहा है इसमें। सो ये कोड आपके पास कर रहा है AUG जो है वो कोड कर रहा है मिथायोनिन के लिए अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास AUG बेसिकली क्या है, इनिशिएशन और स्टार्ट कोडान फॉर ट्रांसलेशन। तो आपके पास जो भी पॉलीपेप्टाइड बनता है उसमें जो इनिशिएशन होगी वो AUG से होगी और पहला अमीनो एसिड आपके पास मिथायोनिन होगा। 61 ऑफ द 64 कोडॉन कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। तो हमारे पास जो टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं उसके लिए तकरीबन हमारे पास 64 कोडॉन मौजूद है, ठीक है। और इनमें से 61 जो है वो अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं, जबकि 3 हमारे पास या स्टॉप कोडॉन है या फिर स्टार्ट है, लेकिन स्टॉप कोडॉन है क्योंकि स्टार्ट कोडॉन हमारे पास मेथायोनिन के लिए कोड कर रहा है। सो बाकी 3 हमारे पास है स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो वो स्टॉप कोडॉन कौन से हैं, टर्मिनेशन स्टॉप और नॉनसेंस कोडॉन जिसे हम कहेंगे, यानी इसका कोई बाकी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहा, अमीनो एसिड के साथ कोई काम नहीं है, लेकिन ये कोड जहाँ पे आ जाएगा तो टर्मिनेशन हो जाएगी, यानी ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। 3 ऑफ द कोडॉन्स इसमें यूरासिल एडेनिन है एक, दूसरा हमारे पास यूरासिल एडेनिन एंड गावानिन है, और तीसरा हमारे पास यूरासिल गावानिन एंड एडेनिन है, which do not code for amino acid but rather are terminated codons. If any of these 3 codon appear in mRNA sequence synthesis will be stop. तो इनमें से कोई भी आएगा तो mRNA synthesis stop हो जाएगी। अब हम दोबारा टेबल से देखते हैं कि वाकई ये UAA, UAG या UGA वाकई ये स्टॉप कोडॉन के लिए कोड कर रहा है या नहीं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम पहले देखते हैं UAA। तो UAA शुड बी अ स्टॉप कोडॉन। तो पहला लेटर अगेन U, यूरासिल ये आ गया, दूसरा लेटर हम कह रहे हैं कि A ये हो गया। अब तीसरा इसमें हमारे पास क्या था, UAA में पहला आपके पास कोड जो है दैट इज यूरासिल, फिर दूसरा आपके पास कोड इसमें से आना चाहिए, A यहां आ गया, तीसरा आपके पास A ये आ गया, ठीक है। सो ये आपका बन गया UAA, और इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो आपके पास ये स्टॉप कोडॉन आ रहा है A के नीचे, सही है। सिमिलरली अगर हम दूसरा स्टॉप कोडॉन देखें UAG को छोड़ के, फॉर एग्जांपल UGA पे आ जाते हैं, ठीक है। तो UGA पे सो U पहला कोड, G आपके पास दूसरा वर्ड अल्फाबेट आ गया इसका यानी गावानिन, और फिर A ये आ गया। तो इसके अगेंस्ट अगर आप देखें
तो भी आपके पास स्टॉप कोडान आ रहा है। सो ये आपकी डिक्शनरी, आप कोई भी कोड इसमें देखना चाहें तो डिक्शनरी में आप देखोगे, इस टेबल में देखोगे तो जो कि डिक्शनरी का काम कर रहा है वो आपको बता देगा कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है। इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखें तो दीज 4 रोज शोज 16 अमाइनो एसिड कोडॉन हुज कोडॉन्स बिगिन विद ए। ठीक है, तो 5 प्राइम से जो पहला अल्फाबेट्स आएगा उसमें 16 आपके पास ए से है, फिर जो है 16 आपके पास यू से होंगे और फिर 16 जो है आपके पास जी वाले होंगे जो इस कॉलम में आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के अगर आप कैसे इसको रीड करोगे डिक्शनरी से। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की ऐसी क्या खसूसियात होती है। जेनेटिक कोड इज रिमार्केबली कंसिस्टेंट थ्रू आउट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत है, ये नहीं है कि आपका जेनेटिक कोड जो है लाइफ के एक पार्ट में एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है जबकि दूसरे पार्ट में वो चेंज कर देता है या अपने सीक्वेंस में चेंजेस ले आता है, ऐसा नहीं है, ये कंसिस्टेंट रहता है। एनी म्यूटेशन दैट अल्टर इट्स मीनिंग वुड हैव caused the alteration of most if not all protein sequence resulting in lethality following are characteristics of genetic code। So अगर तो ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी और कहीं पे भी म्यूटेशन हो जाती है यानी सिंगल बेस पेयर सिंगल लेटर चेंज हो जाता है आपके पास कोडॉन में, तो ये मोस्ट ऑफ द प्रोटीन या सारे प्रोटीन को क्या कर लेता है, सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर लेता है जो लिथैलिटी की तरफ ले जाता है, यानी एक बिगाड़ पैदा कर देता है, प्रोटीन फंक्शंस नहीं कर पाता। खास करके जब ये म्यूटेशन किसी स्पेसिफिक जगह पे हो, जब कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाए कि कोई एसिडिक अमाइनो एसिड को बेसिक अमाइनो एसिड्स में ने रिप्लेस कर दिया, जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में है, तो पूरा कंफर्मेशन ही चेंज हो जाएगा, सो प्रोटीन की फंक्शंस वही नहीं रहेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जेनेटिक कोड की। सबसे पहले स्पेसिफिसिटी है इसकी। द जेनेटिक कोड इज अ स्पेसिफिक अनएम्बिगुअस that is a particular codon always code for the same amino acid। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, जो कोडॉन जिस अमाइनो एसिड के लिए मखसूस हुआ है वो उसी के लिए ही मखसूस रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। यूनिवर्सलिटी ये है कि द जेनेटिक कोड इज वर्चुअली यूनिवर्सल, that is its specificity has been conserved from very early stages of evolution। Exception is mitochondria in which a few codon have meanings different than those shown in the table। ठीक है, जो टेबल हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया है, कुछ एक्सेप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जिसमें वक्त के साथ जो है कोडॉन्स जो है वो चेंज हुई हैं, लेकिन अदरवाइज ये यूनिवर्सली सेम है। जो कोड अगर लाखों साल पहले एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा था वो आज भी उसी अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। सो एवोल्यूशन से अर्ली स्टेजेस से लेकर अभी तक ये स्पेसिफिक है और यूनिवर्सल है, यानी वही कोड उसी अमाइनो एसिड के लिए मखसूस है। फिर डीजेनरेसी की एक टर्म यूज होती है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इस जेनेटिक कोड की कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट समटाइम कॉल्ड रिडंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जेनेटिक कोड जो है वो सरप्लस में भी हो सकते हैं, यानी एक अमाइनो एसिड्स के लिए एक से ज्यादा कोड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रिपल कोड है जो कि ट्रिपल वर्ड जो है या नाइट्रोजनस बेसिस जो है कोडान जो है ट्रिपलेट जो है वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड जिसके लिए 6 डिफरेंट कोडॉन भी मौजूद है, लेकिन वो कोडॉन फिर उसी अमाइनो एसिड के लिए है, उसमें यह है कि यूनिवर्सलिटी उसकी सेम ही है, यानी अगर तो वो लाखों साल पहले उस अमाइनो एसिड के लिए 6 कोडॉन कोड कर रहे थे तो आज भी उसी के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, so although each codons correspond to a single amino acid but sometime it may have more than one triplet coding for it। कुछ अमाइनो एसिड्स है जिसके लिए सिर्फ एक कोडॉन कोड कर रहा है, जैसे कि मिथायोनिन में हमने देखा AUG इज ओनली फॉर मिथायोनिन, लेकिन देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड्स जिसके लिए एक से ज्यादा ट्रिपलेट कोडॉन्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल आर्जिनिन इज स्पेसिफाइड बाय 6 डिफरेंट कोडॉन्स, जबकि ओनली मिथायोनिन एंड ट्रिप्टोफैन हैज जस्ट one coding triplet।
तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं। इस टेबल में कह रहे हैं कि मिथायोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए एक ही कोड मौजूद है। सो वो है ए यू एंड जी, ठीक है। सो दैट इज फॉर मिथायोनिन। सिमिलरली ट्रिप्टोफैन के लिए क्या है, दैट इज ए एंड देन जी जी। सो ए जी सेकेंड अल्फाबेट ये आ गया और फिर जी। सो ट्रिप्टोफैन के लिए AGG कोड है। इसके लिए अलावा ट्रिप्टोफैन के लिए कोई और कोड अगर आप पूरी डिक्शनरी इसकी देख ले, टेबल देख लें, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप आर्जिनिन को देख लें तो आर्जिनिन आपके पास ये आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। सो आप कहीं भी जाके देखें तो आर्जिनिन के लिए ये 6 डिफरेंट कोडॉन्स मौजूद होंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो AGU that is one arginine, one code for arginine। फिर AGC, फिर AGG। सिमिलरली नीचे जो दो ये है वो भी इसी तरह इसमें आ जाते हैं, जैसे कि AGA। सो ये 6 डिफरेंट कोडॉन्स है जो कि आर्जिनिन के लिए कोड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिडेंसी या आपके पास डीजेनरेसी आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। The striking feature is the degeneracy of the code 61 codon represent 20 amino acids। इसीलिए ये डिजेनरेसी ही की वजह है कि 61 कोडॉन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं। असूलन तो 20 कोडॉन होने चाहिए। अगर एक कोड जो है सिर्फ स्पेसिफिक एक अमाइनो एसिड के लिए एक ही कोड हो 20 के 20 अमाइनो एसिड्स में, तो फिर तो 20 कोडॉन इनफ थे, 20 ट्रिपलेट्स इनफ थे। लेकिन ये डिजेनरेसी यही है कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकता है। सो कोडॉन्स दैट रिप्रेजेंट सम अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एज सिनोनिम्स। सो वो कोडॉन जो सेम अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं लेकिन एक से ज़्यादा है, उसको हम सिनोनिम्स कहेंगे। सो इस केस में जो आर्जिनिन के सिनोनिम्स जो है वो सारे ये सिनोनिम्स है। जैसे कि अगर हम आर्जिनिन को देखें तो फर्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज सी, आर्जिनिन का CGU, ठीक है। आई थिंक स्टार्ट में मैंने गलती से ए कह दिया था, लेकिन वो बेसिकली फर्स्ट कोडॉन यहाँ अगर आप देखें तो इसके लिए C है, ठीक है, आर्जिनिन के अगेंस्ट। सो CGU दैट इज फॉर आर्जिनिन। फिर CGC अगेन आर्जिनिन, CGA आर्जिनिन, CGG आर्जिनिन। सो ये जितने भी आर्जिनिन के कोडॉन बन रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज सिनोनिम्स, ठीक है। ऐसा ही है जैसे आप पेयर ऑफ वर्ड्स में सिनोनिम्स देखते हैं और सिनोनिम्स आप डिक्शनरी में किसी का सेम मीनिंग वाला लफ्ज देखते हैं, तो इसी तरह कोडॉन्स भी अमाइनो एसिड के लिए सेम मीनिंग्स वाले हैं। इसके बाद नॉन ओवरलैपिंग एंड कॉमालेस, ये भी फीचर है, करेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक कोड की, कि जो भी कोड आपके पास होगा इसके अंदर कोई कॉमा या ओवरलैपिंग नहीं होगी। एक स्मूथ सीक्वेंस होगा जिसको स्मूथली टीआरएनएज, राइबोसोमल आरएनए रीड करके कन्वर्ट करेंगे प्रोटीन में। सो मीनिंग दैट द कोड इज रीड फ्रॉम अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट as a continuous sequence of bases taken 3 at a time without any punctuation between codons। So for example ये आपके पास एक कोड है, तो जब इसको जहां से इसको स्टार्ट कोडॉन मिल गया तो वहीं से इसकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसमें कोई कॉमा, कोई इसमें वो ब्रेक नहीं आएगा। तो वो जो मशीनरी होगी, राइबोसोमल मशीनरी, वो 3 कोडॉन को रीड करती जाएगी और उसके अगेंस्ट अमाइनो एसिड्स को ऐड करती जाएगी। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं अगर अल्ट्रेशन हो जाए किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। जब अब जेनेटिक कोड रीड हो रहा है, अगर किसी जगह पे इसमें अल्ट्रेशन हो जाए जो कि नॉर्मल सिचुएशन में एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। चेंजिंग अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस ऑन द mRNA चेन, अ पॉइंट म्यूटेशन कैन लीड टू एनी वन ऑफ 3, ठीक है। सो अगर कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का हम मैसेंजर आरएनए में चेंज हो जाए तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें
तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 3 से 4। फॉर एग्जांपल साइलेंट म्यूटेशन पहले नंबर पे है, द कोडॉन कंटेनिंग द चेंज्ड बेस में कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल इफ serine code for UCA is given a different third base U to become UCU, it's still code for serine. This is termed as silent mutation. So ये कहा जाएगा साइलेंट म्यूटेशन वो होगी जिसमें आपके पास अगर बेशक एक अल्फाबेट या एक बेस पेयर, एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाए, लेकिन उसका क्या होगा, अमाइनो एसिड पे फर्क नहीं पड़ेगा, अमाइनो एसिड सेम रहेगा, क्योंकि वो जो बेस चेंज हुआ है वो उसके बावजूद भी अमाइनो एसिड वही कोड, वो कोड उसे अमाइनो एसिड के लिए मखसूस हुआ है। जिसकी मिसाल एक ये है कि सीरीन है हमारे पास, इसके लिए कोडान जो है UCA जो है इज गिवन डिफरेंट थर्ड बेस U टू बिकम UCU। अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो गई और लास्ट वाले A को U से एक्सचेंज कर लिया तो आपके पास UCU बन जाएगा। लेकिन अगर हम देखें डिक्शनरी में तो UCU भी सीरीन के लिए कोड कर रहा होगा। ठीक है, सो हम यहां देख लेते हैं U C एंड देन U। ठीक है, ये U, तो UCU आपके पास सीरीन के लिए कोड कर रहा है। इसी तरह UCA भी सीरीन के लिए कोड कर रहा होगा, UCA। ठीक है, सो ये यहाँ पे सीरीन के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ा इस म्यूटेशन का, अमाइनो एसिड सेम ही रहा है, सो प्रोटीन फंक्शनल ही रहेगी, कोई मसले वाली बात इसमें नहीं है। सो साइलेंट म्यूटेशन इज नॉट अ डेंजरस thing if until and unless the amino acids are the same. Missense mutation क्या है? The codon containing the changed base may code for different amino acid. For example, if the serine codon UCA is given a different first base C to become CCA, it will code for different amino acid. In this case, proline. The substitution of an incorrect amino acid is called a missense mutation. यहाँ पे गड़बड़ है। missense mutation में वो यही कह रहा है अगेन कि अगर हम सीरीन का पहला कोड चेंज करके इसकी जगह C ऐड हो जाए, पहला बेस पेयर की जगह यानी यूरासिल की जगह साइटोसिन आ जाए, तो हमारे पास जो ट्रिपलेट कोड बन जाएगा वो CCA बन जाएगा, यानी साइटोसिन एडेनिन। लेकिन अगर हम डिक्शनरी देखें तो CCA किसके लिए कोड कर रहा है? CCA। सो फर्स्ट लेटर C, सेकंड लेटर C, एंड यहां से इस C के अगेंस्ट अगर हम देखते हैं तो फिर CCA, सो A ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड कर रहा है प्रोलीन के लिए। ठीक है, C और A। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो प्रोलीन के लिए कोड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि UCA की बजाय जो यहाँ सीरीन था यहाँ पे प्रोलीन आ जाएगा अगर ये मिससेंस म्यूटेशन इसमें हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रोलीन आ जाएगा, प्रोलीन इज अ डिफरेंट अमाइनो एसिड, सो इनकरेक्ट अमाइनो एसिड आ जाएगा, इसको हम मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। ये डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि इससे प्रोटीन की फंक्शन चेंज हो जाती है। तो अगेन उसी बात को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझा देते हैं। ये आपके पास नॉर्मल कोडॉन है जो mRNA में मौजूद होना चाहिए, UCA जो कि सीरीन के लिए कोड कर रहा है। अगर इसमें साइलेंट म्यूटेशन हो गई और इस A की जगह यानी एडेनिन की जगह यूरासिल आ गया तो आपके पास UCA बन जाएगा, और UCA हमने टेबल में देखा तो वो UCA भी सीरीन के लिए कोड कर रहा है। सो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ भी सीरीन यहाँ पे भी सीरीन है, तो आपके पास साइलेंट म्यूटेशन है, इसका कोई फर्क प्रोटीन के फंक्शंस पे और स्ट्रक्चर पे नहीं पड़ेगा। अब आ जाती है नॉनसेंस म्यूटेशन के लिए, मिससेंस म्यूटेशन के लिए। मिससेंस म्यूटेशन में ये हो रहा है कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर यूरासिल की जगह साइटोसिन आ जाए तो ये कोड जो है वो बन जाएगा CCA, और CCA हमने देखा कि जब हमने टेबल में देखा तो वहाँ पे है कि CCA कोड कर रहा है प्रोलीन के लिए, ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी प्रोटीन की, सो ये डेंजरस बात है, इसको मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। एक और आ जाती है हमारे पास, वो है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन वो है कि अगर कोई ऐसे चेंज हम इसमें ले आए कि वो
टर्मिनेशन उसका कोड बन जाता है। और वो टर्मिनेशन कोड जो है आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर देता है। जब भी mRNA स्ट्रैंड में से प्रोटीन बन रही है, जहाँ पे उसको टर्मिनेशन कोड या स्टॉप कोडॉन मिल गया तो आपका ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। सो अगर यहाँ पे हम देखें कि यूरासिल साइटोसिन एडेनिन की में अगर हम साइटोसिन की जगह एडेनिन ऐड कर दें तो ये UAA बन जाएगा। और UAA हमारे पास अगर हम दोबारा देखें इसमें तो UA और A that is coding for stop codon. UAA is coding for a stop codon. So यहाँ पे जहाँ पे भी अगर इस तरह की म्यूटेशन होगी तो वो that will lead to a stop codon, that will lead to stop the translation. So the protein synthesis will be stopped. That will result in a incomplete protein. ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स को पूरा नहीं बनेगा, उससे पहले उसमें कोडान आ गया, म्यूटेशन की वजह से स्टॉप कोडान आ गया और वो स्टॉप हो गया, तो उसके वक्त हमारे पास ट्रंकेटेड प्रोटीन बन जाएगी या शॉर्ट प्रोटीन बन जाएगी जिसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। सो अदर म्यूटेशन में हमारे पास क्या है, दिस कैन अल्टर द अमाउंट और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेशन। अदर म्यूटेशन में ये हो सकता है कि टोटल जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैं वो चेंज हो सकती है ट्रांसलेशन के दौरान। वो किन किन रीजंस की वजह से हो सकती है, उसमें पहला रीज़न ये है कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओकेजनली अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस दैट इज रिपीटेड इन टेंडम विल बिकम एम्पलीफाइड इन नंबर सो दैट too many copies of the triplet occur. If happened in coding region result in so many amino acid lead to disease that will be Huntington disease. इसमें क्या है कि एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यानी एक ट्रिपलेट कोडॉन जो है अगर किसी प्रोसेस के बाद म्यूटेशंस की वजह से बार बार रिपीट होता रहे कंसेक्टिवली, टेंडम रिपीटेड इन टेंडम मीन्स कि बार बार वही एक ही ट्रिपलेट रिपीट हो रहा हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो mRNA आपके पास ज़ाहिर मुसलसल एक ही प्रोटीन बना के अमाइनो एसिड बना के देगा। लेट्स से अगर वो प्रोलीन के लिए कोड कर रहा है तो प्रोलीन 4-5 एक ही कंसेक्टिव प्रोलीन बन के आ जाएंगे। सो जब ये इतने सारी कॉपीज आपके पास कंसेक्टिवली एक ही अमाइनो एसिड बनाए और ये अमाइनो एसिड अगर कोडिंग रीजन्स में हो, अगर ये जो ट्रिपलेट्स अगर कोडिंग रीजन में आ रहे हैं यानी एक्सॉन रीजन में अगर ये रिपीट्स आ रहे हैं कोडॉन के, तो जाहिर है वो जो एक्सॉन है या कोडिंग रीजन है वो अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है mRNA में, तो दैट विल रिजल्ट इन सो मेनी अमाइनो एसिड और वो एक डिजीज को डेवलप कर लेगा। हमारे पास एक जीती जागती एग्जांपल हंटिंगटन डिजीज भी है जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, सो वो भी इसी तरह की म्यूटेशन से आ जाती है जिसमें ये कोडान बार बार रिपीट होते हैं जो अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं और इस तरह से सो मेनी अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। इसके बाद स्प्लाइस साइट म्यूटेशन भी होती है। ठीक है, स्प्लाइस साइट म्यूटेशन ये है कि ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग, ठीक है, क्या हो जाता है जब इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में पढ़ा था, तो उस दौरान सर्टेन इंट्रॉन रीजन्स जो है प्री mRNA से रह जाता है स्प्लाइस करते हुए, इंट्रॉन्स रह जाता है या एक्सॉन रीजन भी साथ कट जाता है। तो इसका नुकसान ये होता है कि आपके पास प्रोटीन जो होती है वो नॉन फंक्शनल जो है प्रोटीन बन जाती है, तो वो पूरी प्रोटीन्स नहीं बन के आती, पूरा पॉलीपेप्टाइड नहीं बन के आता, तो उसको हम कहते हैं स्प्लाइस साइट म्यूटेशन। फिर बारी आ जाती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इफ 1 or 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर ईदर डिलीटेड from or added to the coding region of a messenger RNA, a frame shift mutation occurs altering the reading frame. अगर हमारे पास एक mRNA का सीक्वेंस है, अगर उसमें हम कोई 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड कर देंगे तो वो पूरे फ्रेम को जिसने प्रोटीन में कन्वर्ट होना है mRNA को, उसमें तब्दीली ले आएगा, चेंज कर देगा, उस सीक्वेंस को चेंज कर देगा। तो उससे आपका क्या हो जाएगा,
पूरा जो रीडिंग आपके जो पूरी प्रोटीन्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और जो प्रोटीन उसके लिए कोड कर रहा है उसकी बजाय कुछ और बन के आ जाएगा। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास एक लेटर है, अल्फा वो वर्ड है, बड़ा सा वर्ड है, लेकिन अगर उसमें आप एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऐड कर लेते हो या सॉरी एक बहुत बड़ा वर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वर्ड है लिखा हुआ म्यूटेशन, ठीक है। अब इस म्यूटेशन में मैं एक यू और ऐड कर दूं तो जाहिर है इसकी पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। या अगर इसमें से मैं ये वावल ए निकाल लेता हूं यहां से, तो ये म्यूटेशन नहीं रहेगा, इसको मैं कुछ और रीड करूंगा। तो सेम इज द केस इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कि अगर एमआरएनए में एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा या कम पड़ जाए तो उसको रीड करते हुए कुछ का कुछ बन जाता है। दिस कैन रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट विच विद अ रेडिकली डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस और ट्रंकेटेड प्रोडक्ट ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ अ टर्मिनेशन कोडॉन। सो ये क्या कर सकता है कि ये आपको एक तो बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बना के दे देगा क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, या फिर आपके पास म्यूटेशंस की वजह से अगर वहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया तो वो प्रोटीन हाफ बनी हुई आपको मिलेगी, तो वो ट्रंकेटेड प्रोटीन होगी, कंप्लीट नहीं होगी, तो आपको फंक्शन पूरी नहीं दे सकेगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस है जो कि एक जेनेटिक डिजीज है और इसमें ये क्यों डेवलप हुई थी, क्योंकि ये इस डिजीज में म्यूटेशन हुई थी और ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है जिसकी वजह से डिलीशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द कोडिंग रीजन, अगेन कोडिंग रीजन से एक्सॉन रीजन से 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या हुए थे, डिलीट हुए हैं और इसकी वजह से एक पूरा अमाइनो एसिड जो है वो लॉस हो जाता है। फिनाइल एलानिन किस पोजीशन पे, अगर हम उस एमआरएनए की पोजीशन देखें तो 508th पोजीशन पे ये कोडॉन मिसिंग होता है जो फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है, जिसकी वजह से ये जीन जो है वो डिफेक्टिव होती है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर तो कैरियर नहीं है बल्कि एक मेजर वो है, दोनों कॉपीज पेशेंट में है, म्यूटेटेड कॉपीज पेशेंट में है, तो वो पेशेंट के लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि उसके जितने भी सिक्रेटरीज ऑर्गन्स हैं उसमें थिक एक्युमुलेशन आ जाती है और उसको सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को मैं थोड़ा सा आपको इस डायग्राम से समझा देता हूं। ये हमारे पास एक नॉर्मल एमआरएनए है जिससे प्रोटीन बननी है और ये इसके अंदर कोडॉन जो है, अगर आप देखें तो पहला जो कोड है सीरीन के लिए कोड कर रहा है, दूसरा प्रोलीन के लिए, तीसरा मिथायोनिन और फिर एलानिन, ठीक है। दैट इज इट्स 5 प्राइम एंड दैट इज 3 प्राइम। तो आपको पता है कि ट्रांसलेशन भी 5 to 3 प्राइम होगी। अब मसला क्या है कि अगर तो यहाँ पे ये ए और एडेनिन और साइटोसिन के दरमियान एक एडिशन हो गई यूरासेल की, एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इसमें ऐड हो गया, तो अब इस शिफ्ट इसको देख लें और इसको देख लें, तो ये एक जब एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो ठीक है, पहला यहाँ पे भी सीरीन आ रहा था और यहाँ पे भी सीरीन आ रहा है। अब ये गड़बड़ यहाँ से आ गई जब एक एडेड यूरासिल आ गया है ड्यू टू म्यूटेशन। तो अब क्या होगा कि ये कोडॉन यूरासिल जो CCU प्रोलीन के लिए कोड कर रहा था, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा यूरासिल आने की वजह से UCC बन गया और ये भी सीरीन के लिए कोड कर रहा है। सो प्रोलीन की जगह हमें सीरीन मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे मिथायोनिन था, सो आगे भी सारी जो आपके पास सीक्वेंस है वो शिफ्ट हो गई, एक न्यूक्लियोटाइड आगे चली गई सीक्वेंस। जब एक न्यूक्लियोटाइड आगे चली गई इट मीन्स कि हर एक कोडॉन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो मिथायोनिन आ रहा था अब यहाँ पे टायरोसिन आ गया, यहाँ पे एलानिन आ रहा था, लेकिन म्यूटेशन जब हुई है तो उसके बाद यहाँ पे ग्लाइसिन आ गया। सो एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से जहाँ से ये चेंज आया है उससे आगे वाले तमाम 3 प्राइम एंड पे तमाम जो बेस पेयर्स हैं जो कोडॉन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, शिफ्ट। सिमिलरली जब अगर डिलीशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से C डिलीट हो गया तो अगेन यहाँ पे अगेन सीरीन पहला ठीक आ रहा है क्योंकि ये कोडॉन पूरा है, लेकिन यहाँ से C निकल गया तो ये म्यूटेट यहाँ से फिर दूसरा कोडॉन रीड करेगा यानी CUA जो है यहाँ पे लियोसिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह
UGG आ जाएगा। UGG आपका यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के लिए कोड कर रहा है। तो ये आपके पास भी यहाँ पे भी एक डिलीशन की वजह से जहाँ से डिलीशन हुई है न्यूक्लियोटाइड की, उससे आगे वाले सारे जो फ्रेम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। mRNA जो है उसमें कोडान चेंज हो जाएंगे, वो डिफरेंटली रीड होंगे। तो आपके पास पूरी प्रोटीन इस केस में भी जो है वो बिगाड़ आ जाएगा उसमें, अल्ट्रेशन रीडिंग फ्रेम की वजह से। और ये अगर एडिशन होती है तो इसमें भी बिगाड़ आ जाएगा और आपके पास एक गलत प्रोटीन बन के आ जाएगी जो अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। So that was all for today's regarding the genetic code और डिफरेंट म्यूटेशंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हम उसको दोबारा भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।